सर इसमें जो पहला था ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज तो पूरी हो गई है। सरफेस एनाटॉमी ऑफ लंग्स एंड पेलूरा ऑन स्केलेटन, तो स्केलेटन तो सर ले आऊँ? चाहिए तो वरना उसके बगैर भी हो सकता है। अगर उसको बगैर इजीली हो सकता तो फिर करवा दें, बता दें सर थोड़ा सा। वो जो डायग्राम है यस सर, इस डायग्राम में वो उस टाइम सर वो एक मिनट ये जो कि ऊपर वहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट वहाँ स्टार्ट होता है, ऊपर स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकल, यस सर, जो सबसे ऊपर है, यस। इस इधर से आपका स्टार्ट होता है, वहाँ से आता है 2 पे। 2 पे क्या चीज़ आएगी सर? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से सीधा आता है 2 पे, स्ट्रेट आता है, एंगल ऑफ लुई के पैरेलल। फिर 2 से 4 तक स्ट्रेट आता है, ये क्या चीज़ आ रही है? प्लूरा की लाइन। अच्छा, पेलुलर की लाइन ट्रेस आउट हो रही है, स्टर्नोक्लेविकल, उससे फिर एंगल ऑफ लुई के पैरेलल 2 पे रिप, सेकंड रिप पे 4 तक स्ट्रेट आता है, फिर 4 तक रिप तक स्ट्रेट आया, फिर राइट साइड पे 6 तक स्ट्रेट जाता है, राइट साइड पे 6 रिप तक स्ट्रेट गया, यस और सर। लेफ्ट साइड में कर्व हो जाता है बाहर की तरफ। अच्छा, लेफ्ट साइड पे ये कर्व हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बाहर की तरफ। यस सर। वहाँ से आगे 6 से आगे फिर दोनों साइड पे 6 पे राइट पे अभी तक वर्टिकल ही है, लेकिन लेफ्ट पे कर्व हो गया आउटवर्ड तरफ, ठीक यस है। सर। फिर 6 के बाद 8 आता है, 8 में दोनों केसेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पे आ जाता है। मतलब अभी तो ये नीचे आ गई, नीचे सब द्वारा ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं, कर्व होता हुआ, हाँ कर्व होता हुआ, पहले यूं आ रहा था स्ट्रेट, Yes. कर्व होना शुरू हो गया। यस सर ये बिल्कुल। थोड़ा लेट कर्व होता है, ये लेट होता ये है जल्दी हो जाता है क्योंकि वहाँ हार्ट है, हाँ। तो यहाँ पे जो कि है मिड क्लेविकुलर लाइन, यस सर। वहाँ तक 8 के लेवल पे उधर आ जाता है कर्व हो। 6 पे एक बार सर 6 से ज़्यादा ऑनवर्ड दोबारा बता दें। ये 6 है ना, ये 6 है, ये स्ट्रेट और वो 8 पे आ जाएगा। हाँ ये 8 पे अब आ गए यहाँ तक, इस तरह, यस सर। अब 8 के बाद 10 पे आ जाता है मिड एक्सिलरी लाइन पे, मिड एक्सिलरी लाइन पे आ कर्व गए, होता रहता है और यूं मिड एक्सिलरी पे आ जाता है। वो आपने कहा था अगर हम बाजू आगे करें तो वो जो लाइन बनती है हाँ। आगे मिड एक्सिलरी लाइन, यस सर। और बिल्कुल जो बैक है, उसका लेटेस्ट डॉर्साई का आपने कुछ बताया था, अब वो तो सेफ्टी एंगल है, ये वो इससे नहीं है, ठीक है। जो बैक है उधर रिब 12 पे चला जाता है। अच्छा, 8 के बाद आपने क्या कहा था, मिड एक्सिलरी लाइन से ऊपर आ जाएगा या उसकी पाथवे पे जाएगा? उसकी तरफ जाएगा ना, उसकी तरफ चला गया हॉरिजॉन्टली। 10 पे उधर चला जाएगा। 10 से आप क्या Rib मुराद? 10। रिब 10 और जो मिड एक्सिलरी लाइन है जहाँ वो इंटरसीड कर रही है, हाँ। वहाँ तक ये चला गया। हाँ। वहाँ से बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो पीछे बैक पे जहाँ टर्मिनेट कर रहा है वो रिब 12 के लेवल पे है। रिब 12 के लेवल जो बैक पे जो टर्मिनेट करी वहाँ तक चला जाएगा। और ये आप जो पेलुरल लाइनिंग थी राइट की आपने बता दी है, लेफ्ट की भी ऐसी ही है? लेफ्ट की ऐसी है, बस फ़र्क किया उसमें 6 तक स्ट्रेट आने की बजाय 6 पे हल्का सा बाहर को कर्व कर देता है, क्योंकि वो वहाँ हार्ट उधर ज़्यादा लाई करता है। और उसके बाद आगे सारा सेम है, 8 पे जाएगा मिड क्लेविकुलर लाइन पे। मिड क्लेविकुलर लाइन, और जहाँ 8 इंटरसीड कर रही है इस तरह। लेकिन इधर तो 10th के, हाँ ठीक है वो तो है मिड क्लेविकुलर लाइन। उसके बाद फिर आगे जहाँ मिड मिड एक्सिलरी लाइन और जहाँ 10th इंटरकोस्टल इंटरसीड करेगी वहाँ पे, और उसके बाद फिर वो भी 12th रिप के जहाँ पीछे टर्मिनेट करी बैक पे वहाँ चला जाएगा। तो ये सर ये प्लूरल सरफेस मार्किंग थी या लंग्स? अच्छा, लंग्स के जो 2 लेवल ऊपर होते हैं, लंग्स के 2 लेवल ऊपर, ये सर ये एलोस, ठीक है। लंग्स जो है उससे 2 लेवल ऊपर लाई करती है, लंग्स इससे 2 लेवल ऊपर लाई करने से वो मतलब 8 10 12 की बजाय 6 8 10 पे लाई करती है। 6 8 10 पे लाई करती है। जो 12 तक जा रहा है वो हमारे पास आ रहा है, वो पेलुरल आ रहा है, हाँ। वो लाइनिंग आ रही है। तो वो जो है वो 12 तक नहीं पहुंचता लंग्स, नहीं, क्योंकि अच्छा वो रेस्पिरेशन है ना। समझ गया सर, ठीक है। वो अगर रेस्पिरेशन है तो पेलुरल भी तो उसी के ऊपर लगा हुआ है ना? प्लूरल रिफ्लेक्शन हमेशा उससे ज़्यादा होती है। अच्छा, विसरल उसके साथ लगा हुआ है। तो अगर मैं कहूँ विसरल लेयर 12 तक नहीं आ रही, क्योंकि वो तो लंग्स के साथ चिपकी होगी ना। तो अच्छा, विसरल कैसे मेंशन ही, लेकिन हम उसको भी क्योंकि वो सर्विस के साथ चिपकी होती है तो हम उसको इसलिए कहेंगे। लेकिन सर वैसे पेलुरल जो लेयर है वो भी तो थोड़ी बहुत उसके साथ ही होगी, क्योंकि उन्हीं दोनों के दरमियान फ्लूइड है, तो उनमें ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं हो सकता वैसे। यूं
निकाल देता हूँ कर सके और लंग यू बढ़ाता हूँ। इसमें कितना की फ्लूइड आ जाएगा, लेकिन इससे लेवल तो 2 नीचे चला जाएगा। तो सही, ये आपने बताया कि प्लूरल लेयर जो 12 ड्रिप पर ख़त्म हो रही है, और ये जो 10 पे जहाँ भी हो रही है, अच्छा पीछे से 12 पे ख़त्म हो रही है ना, बैक पे हो रही है, साइड से 10 पे हो रही है, साइड से 10 पे हो रही है, और ये इधर ही 10 पे ख़त्म हो जाता है लंग्स और विसरल पे लेयर 8 पे ख़त्म हो जाता है। मतलब हर एक से 2 लेवल ऊपर है, हर एक से 2 लंग्स ऊपर, मतलब एज इन 8 नीचे वाली साइड पे 8 10 12 की बजाय 6 8 10 पे। सही है, 8 10 12 बजे 6 8 10 पे सही है। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ लंग्स एंड प्लूरा ऑन स्केलेटन, ठीक है, वो फ़र्क भी इसमें आ गया था, सरफेस एनाटॉमी। तो सर बस यही फ़र्क है, इसलिए इसको अलग अलग मेंशन किया था। क्या चीज़? बस इसकी सरफेस एनाटॉमी बस यही फ़र्क है, क्योंकि इसलिए अलग अलग नाम लिखा हुआ है। डिफाइन प्लूरल इफ्यूजन एंड प्लूरोप्सी। प्लूरल इफ्यूजन आपने कहा था कि अगर प्लूरल फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाए, और प्लूरोप्सी नहीं लिखी हुई शायद, ये प्लूरेसी, प्लूरेसी, यस, प्लूरा के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। अच्छा, प्लूरा की इन्फ्लेमेशन, ये किस सेंस में हो सकती है? नमोनिया के सेंस में हो सकती है, इन्फेक्शन के सेंस में हो सकती है। अच्छा, नमोनिया में हमेशा मिक्स कर, नमोनिया में क्या होता है सर, वो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम नमोनियाई। हाँ, इन्फेक्शन करा देता है। अच्छा, क्लोस्ट्रीडियम नमोनियाई नहीं होता है, इस तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं है, बहुत बैक्टीरिया। वो एक बैक्टीरिया था, उसके नाम में नमोनिया आ रहा था, वो जो नमोनिया का लिखा हुआ था। बहुत नमोनिया के बैक्टीरिया। अच्छा अच्छा, तो उसमें से कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कराए तो नमोनिया में ज़्यादातर हमारा यही होता है कि जो प्लूरा होता है वो इन्फ्लेमेट हो जाता है, या बस? नहीं, लंग का सेगमेंट भी इंक्लूड होता है। अच्छा, तो सेगमेंट एक इन्फ्लेमेट होगा और साथ प्लूरा भी इंक्लूड हो सकता है। अच्छा, और इसके साथ सर वाइवा में बड़ी मुश्किल वो एक चीज़ पूछते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, वो तो तो उस ठीक ही है, हाँ। उसमें लंग्स में क्या होता है, और अगर थोड़ा जनरल अगर बता सकें जो। उसमें बहुत कुछ होता है, तो पैथोलॉजी है पूरी। उसमें आपका पूरा एक वो कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें एक ग्रैन्युलोमा होता है, साथ उसके एक लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा, तो वो इनलार्ज हो जाता है? इन लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं। अच्छा ठीक है सर। डिफाइन टर्म्स न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, हीमोन्यूमोथोरैक्स और इम्फीमा। न्यूमोथोरैक्स आपने इधर बताया था, थोरैक्स कैविटी में मैंने, अच्छा थोरैक्स कैविटी में अगर एयर एक्यूमुलेट हो जाए, थोरैक्स कैविटी से मुराद ये जो हमारे बाहर रिब्स और मसल्स लगे हैं और जो अंदर प्लूरल लेयर है, इन दोनों के दरमियान जो कैविटी है उसमें ना, उसमें प्लूरल लेयर और जो हमारे बाहर रिब्स और मसल है, अच्छा ये नहीं है, अच्छा दो प्लूरा के दरमियान, प्लूरा और विसरल लेयर के दरमियान, नहीं पराइटल एंड विसरल लेयर, प्लूरा दोनों को कहते हैं। पराइटल और विसरल लेयर के दरमियान अगर एयर एक्यूमुलेट हो जाए फ्लूइड के साथ तो उसको न्यूमोथोरैक्स कह देंगे। और अगर एयर और वाटर दोनों हो जाएं पराइटल विसरल लेयर के दरमियान तो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। और अगर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए तो हीमोथोरैक्स हो जाएगा। और इम्फीमा में आपने कहा था कि पस एक्यूमुलेट हो जाए तो प्लूरल, वो दोनों लेयर्स में, तो ठीक है। डिफ्रेंशिएट स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, आर्टिफिशियल, ओपन एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस का एक मिनट आपने तो स्पॉन्टेनियस में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, थोड़ी मुझे समझ नहीं थी। आपने कनेक्टिव टिश्यू इंजरी और इम्फीसीमा की कोई बात की थी, जो खुद ही डेवलप होता है बगैर किसी इंजरी, और उसमें आपने इम्फीसीमा, कनेक्टिव टिश्यू और इंजरी की क्या बात? एम्फीसीमा या फिर इम्फीसीमा में एल्वेओलाई बर्स्ट आउट हो जाते हैं, हाँ, तो फिर इसको स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्यों कहते हैं? और न्यूमोथोरैक्स और स्पॉन्टेनियस में क्या फ़र्क है? स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स और आगे उसकी न्यूमोथोरैक्स, टाइप्स हैं न्यूमोथोरैक्स की। अच्छा स्पॉन्टेनियस उसकी एक टाइप है। सही, तो एक इम्फीसीमा की कॉज हो गई है वो बर्स्ट हो जाए तो सर तो अच्छा वो इसी की टाइप्स है, वो अलग नहीं है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू में आपने कोई बात बताई थी, कनेक्टिव टिश्यू और इंजरी के वाले से टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी स्पॉन्टेनियस बन जाते हैं खुद ब खुद, हाँ। और इंजरी के वाले से इंजरी में आपका दूसरा आता है, वो ये वाला नहीं आएगा, उसमें स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर इंजरी से बन रहा है तो स्पॉन्टेनियस नहीं कहते, उसको वैसे क्या कहेंगे फिर? ट्रॉमेटिक कहते हैं। कौन सा? ट्रॉमेटिक। ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा है आर्टिफिशियल एंड ओपन एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसमें से टेंशन तो आपने चले फिर पहले सर आर्टिफिशियल एंड ओपन का थोड़ा बता दें। ओपन तो वही है जिसकी बाहर के साथ कम्युनिकेशन है, मतलब एयर के साथ कि अच्छा, बाहर, मतलब अगर उसके थ्रू क्या सुराख है बेसिकली, मतलब बाहर से लिंक्ड हो गया।
मतलब ऐसा सुराख जो बाहर की और इधर डायरेक्ट आ रहे, माउथ से नहीं आ रहा। हाँ, माउथ से नहीं। अच्छा, उसको ओपन निमोथोरैक्स कहेंगे। हाँ। तो उसमें वो इस तरह हो सकता है, मतलब ब्लड नहीं निकलने लग जाएगा अगर यहाँ ब्लड सुराख, कहाँ से आएगा? थोड़ा सा ब्लड। थोड़ा सा मेन तो मसला अच्छा, अगर यानी एक सुराख इधर हो जाए, इधर सेफ्टी एंगल में फॉर एग्जांपल कहीं भी हो जाए, कहीं भी इधर हो जो जाए, कि आपका कनेक्शन क्रिएट कर दे एयर का डायरेक्ट इधर कर दे रेदर देन द होल पाथवे, डायरेक्ट उसके साथ प्लूरल स्पेस में, इतना बड़ा कनेक्शन। अच्छा, तो उसको हम ओपन निमोथोरैक्स कहेंगे। और आर्टिफिशियल निमोथोरैक्स जो हम क्रिएट करें, यही वाला कनेक्शन बाहर से, ठीक है। और उसके बाद सर आपने कहा था कि टेंशन निमोथोरैक्स, इसमें आपने कहा था कि इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वन वे वॉल्व है, लंग्स बिकम टेंशन, हार्ट ओटन सुपीरियर वेनर के वो वेनस रिटर्न स्टॉप। ये थोड़ी मुझे बातें नहीं समझ इसको। बेसिकली टेंशन में थोड़ा होता है अगर आपका एक वन वे वाल्व बन गया, वन वे वैल्व आपने कहा था कि जो एक तरफ एयर को आने दे, एक तरफ एयर को आने दे और वो फिर आगे जाके एम्फीसिमा कॉज कर देगा। नहीं अच्छा, तो अच्छा। एक कॉज है निमोथोरैक्स की। सही है, सही है, सही है। वन वे वाल्व बन जाए जो एयर को उसमें जाने दे आपकी प्लूरल स्पेस में, सही, लेकिन प्लूरल स्पेस से बाहर ना निकलने दे एयर को, सिर्फ एयर जा सके अंदर। सही। अंदर प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा तो हार्ट को कंप्रेस कर देगा। तो उसको टेंशन निमोथोरैक्स क्यों कहते हैं? इसको नॉर्मल निमोथोरैक्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि क्यों? टेंशन अंदर हो रही है ना। अच्छा, इसके माइंड वाली टेंशन से कोई लिंक नहीं है? नहीं, माइंड में टेंशन कोई नहीं, अंदर वाली टेंशन जरा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। अंदर वाली टेंशन अंदर कैसे? प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि वो वन वे वॉल बन गया हाँ, one way valve। और उससे डायरेक्ट आ रहा है लेकिन जा निकल नहीं पा रहा उस स्पेस दोनों लेयर्स के दरमियान से। हाँ। और सर ये वन वे वॉल कैसे बना है? मतलब ये वो तो सिंपल एक ट्यूब बनी हुई थी ना? कभी कभी एम्फीसिमा बर्स्ट के ऊपर पूरी फ्लैप बना देते हैं, एम्फीसिमा बर्स्ट होके ऊपर फ्लैप बना देगा। अच्छा, तो फ्लैप से ही निकल के बाहर जा सकते हैं लेकिन वापस अंदर नहीं आ सकते। अच्छा, ये जो आपने बताया था ये जो लंग्स बना हुआ है हाँ। थोड़ा सा बाहर, अगर सुराख इस तरह फ्लैप बन जाए हाँ। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फ्लैप क्योंकि निकलने के बाद बंद हो जाता है तो अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है। और इसमें आपने हार्ट और ऑर्टा और स्पीयर वेन के और वेनस रिटर्न स्टॉप की भी बात की थी टेंशन से रिलेटेड। हाँ, वो हार्ट कंप्रेस हो जाएगा ना, अंदर प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, हार्ट कंप्रेस हो जाएगा। हार्ट कंप्रेस हो जाएगा। एक तो ये बहुत क्लिनिकली हो सकता है। और ऑर्टा और स्पीयर वेन के वो भी कंप्रेस हो सकती है। ऑर्टा भी निकल रही, स्पीयर वेन के वो भी कंप्रेस होंगे, उससे वेनस रिटर्न भी कम हो जाएगा। हाँ। तो ये जो दो हसास ऑर्गन है ये कंप्रेस होंगे और डेथ हो सकती है। ठीक, टेंशन निमोथोरैक्स पूरा हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक्सप्लेन रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, तो इसको हम शॉर्ट वर्ड में किस तरह बताएं अगर वाइवा में अगर पूछते हैं? रूट स्प्रेड दो ही हो सकते हैं, या लिम्फेटिक से थ्रू होगा या ब्लड के थ्रू होगा। और लिम्फेटिक से थ्रू होता है तो नोड्स में जाएगा जिसमें आपके आ जाते हैं ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, और अगर ब्लड के थ्रू होता है तो किसी भी ऑर्गन में सीड कर सकते हैं, जिसमें आपका लिवर आ जाता है, आपके वो ब्रेन आ जाता है, आपकी बोन आ जाती है। तो सर अगर लिम्फेटिक्स वाला है तो उसमें हमें ये पूरा पाथ उनको बताना पड़ेगा अगर वो हमसे पूछते हैं? जो पूछेंगे वो सिर्फ बताना। अगर वो हमसे कहें कि एक रूट बताओ ये स्प्रेड ऑफ ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा का, बस यही है दो पाथवेज। तो अगर वो कहें लिम्फेटिक को अगर एक्सप्लेन करो लिम्फेटिक पाथ है तो मुझे ये वाला पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा? बता देना। सुपरफिशियल और डीप ग्रुप और ये इस तरह लिंक्ड है। अच्छा, सही। तो इसमें अगर सही है, ठीक है, इसमें ये आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द यूज एंड साइट ऑफ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, आपने बताया था इसमें साइट इसकी बताई थी कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड एक्सिलरी लाइन जहाँ इंटरसीड करेगी लैटरल साइड से वहाँ हम इंसर्शन करेंगे। और थोरेसिक स्पेस में जितनी भी थिंग्स एक्यूमुलेट होंगी, निमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रोनिमोथोरैक्स, जो भी वो सारा इधर से निकल जाएगा चेस्ट ट्यूब इंसर्शन से। और सर आपने एक सेफ्टी एंगल बताया था, आपने कहा था आगे एक पेक्टोरस मेजर का फोल्ड जब हम बाजू आगे करते हैं उससे बनता है, और पीछे लिटिस्पस डॉर्साई की लाइन है और नीचे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की, तो ये एक सेफ्टी एंगल बनाता है। तो सेफ्टी एंगल किस लिए, ये इंसर्शन के लिए काम आता है? इधर कहीं भी इस तरह फिर इंसर्ट कर सकते हैं इसमें? नहीं, इसमें करते फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। अच्छा, करते फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। अच्छा, और सर इसे एक क्वेश्चन है, डज पेन ऑफ लंग रेडिएट, इसका क्या मतलब है? पेन ऑफ लंग की रेडिएशन, इसकी रेडिएशन होती है, ये ऐसा तो नहीं जैसे वो हार्ट की मीडियल साइड ऑफ द आर्म पे जा रही थी? वही मैं सोच रहा हूँ इसकी कहाँ होती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक करते हैं इसमें,
ये डॉक्टर साहब ये इसमें कंफर्म करूँगा। अच्छा, अब 2 क्वेश्चन बस रह गए। व्हाट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म? तो इसमें आप एम्बोलिज्म पूरा होता है। यस सर, आपने इसमें कहा एम्बोलस तो उसको कहते हैं ना जो ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट होता है, लेकिन वो बना कहीं और होता है, लेकिन वो ट्रैवल करके कहीं और आगे फंस के कॉज इंजरी कर रहा होता है, और थ्रोम्बस जो जहाँ बना होता है वहीं फंस रहा होता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपने कहा था डिस्पीनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। साइनोसिस पेरिकार्डियल से कोई वर्ड आपने बोला था, क्या चीज़? साइनोसिस से रिलेटेड। सर सेनोसिस नहीं ज़रूरी है, हो रहता है O2 सैट्स गिर जाते हैं। अच्छा, O2 की सेचुरेशन लेवल गिर जाएगी, क्योंकि O2 सेचुरेट इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो ऑक्सीजनेशन में मसला आ जाएगा। और साइनस टैकीकार्डिया मैंने बोला था। साइनस ट्रैकीकार्डिया मतलब टैकीकार्डिया ट्रैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाए। 100 ठीक, से ऊपर। सही, ठीक है। और उसके बाद आपने बोला DVT, उसका क्या मतलब है? DVT एक कॉज हो सकती है। वो क्या हो गया सर कॉज? DVT मतलब किसी वेन में थ्रोम्बस बना है, किसी वेन में थ्रोम्बस तो हो, वो ट्रैवल करके राइट हार्ट में आ गया, राइट हार्ट से पल्मोनरी वेस्कुलेचर में चला गया। राइट हार्ट से पल्मोनरी वेस्कुलेचर में चला गया, यस, तो उसको DVT कहेंगे। इसका DVT होता है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। DVT होता है जो वेन में थ्रोम्बस बनता है। और वो आके DVT पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकता है। अच्छा, सही। और सर इसमें मैंने एडीमा का पूछना था, एडीमा हो सकता है ना इसमें? एडीमा नहीं होता है। मतलब तो सर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से एडीमा नहीं हो सकता, नहीं, ठीक है। एडीमा नहीं। और एक सर आखिरी वही है सेंटिनल। एडीमा वही है, अभी मैंने क्लियर में आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, वो डज द पेन ऑफ द लंग रेडिएट, अब थोड़ा सा वो बता देंगे, मुझे इसकी थोड़ी नहीं समझ आई थी। यही है कि ये एब्डोमेन में जाएगा। एक तो आपने बताया था ना फ्रेनिक, इसमें मैंने मेंशन किया था ब्रेकियोफ्रेनिक। ये कहाँ आ रही है? तो आर्टरी है, वेन है। वेन का क्या ताल्लुक वेन से? अच्छा, आप आंसर रिपीट करना जरा आहिस्ता आहिस्ता। तो जो लास्ट 5 इंटरकॉस्टल नर्व्स है ना, यस, वो जो एब्डोमेन की वॉल है ना, वहाँ पर भी सेंसिटिव सप्लाई रहती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसका जो पेन है जो कि प्यूरल की वजह से है, अगर किसी प्यूरल रप्चर है, कोई भी निमोथोरैक्स हाइड्रोनिमोथोरैक्स कुछ भी हो गया, तो उसमें पेन है वो रेडिएट कर देगा एब्डोमेन में। क्योंकि जो आखिरी 5 इंटरकोस्टल्स हैं वो एब्डोमेन में भी जा रही थी, नर्व्स वॉल है उसको सप्लाई करेगी। उसकी वॉल को। एक तो ये हो गया रेडिएशन ऑफ द रेडिएशन टू द एब्डोमेन। फेरानिक है, फ्रेनिक वाला एक्सप्लेन मैंने भी कहा जो ब्रांच आ रही है नीचे। कौन सी? वो बताओ ना, जिस तरह आपने बताया था इंटरकोस्टल वाला। C3 to C4 जो है ना वर्टिब्रा, C3 to C4 वर्टिब्रा है। वहाँ से जो आ रही है C3 to C4 में पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड है, ये समझ लो। उधर से जो आ रही है ना वो फ्रेनिक नर्व है। वो फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व क्योंकि अपर शोल्डर रीजन से आ रही है, यस। तो इसका जो पेन होता है वो रेडिएट करता है शोल्डर से, फ्रेनिक का जो डर्मेटोमल रीजन है शोल्डर बनता और ये शोल्डर बनता है। और ये लंग से भी किस तरह कनेक्ट है? है, क्योंकि लंग्स के ऊपर से गुजर रही है। अच्छा, वैसे कनेक्शन कोई भी नहीं है, वैसे connection, लेकिन lungs इंटरकोस्टल का तो है ना? नहीं, उसका भी नहीं हो, भी लंग्स के ऊपर से गुजर ऊपर से रही है। गुजर वॉल है ना, वॉल का ताल्लुक है। वॉल का, लेकिन सर इंटरकोस्टल का तो वो हमने पढ़ा था ना कि वो दोनों को सप्लाई करती है, लंग्स को भी करती है और एब्डोमेन को भी वही ना, करती है ऊपर से आखिरी। गुजरती है। प्लूरा से वो अपने एफरेंट्स हर जगह देती है ना। यस, प्लूरा को देती है, थोरेसिक वॉल को देती है, मसल्स को देती है। लेकिन जो दूसरी वाली जो शोल्डर वाली ये तो फ्रेनिक भी ऊपर एफरेंट सारी बातों से देती होगी। अच्छा, सही है। ये इसलिए रेडिएशन, तो सर अगर हम रेडिएशन का कहेंगे एक एब्डोमेन ऑफ द वॉल हो गया और एक गला शोल्डर पे होगी, एक शोल्डर पे होगी लंग्स की, ठीक है सर। और तो सर इसमें कुछ भी नहीं था ना सर? सेंट्रल लिम्फ नोड वो तो आप, आखिरी जो वाला था। हाँ सर वो एक्सप्लेन कर दें। सेनिटल लिम्फ नोड, सेंट्रल लिम्फ नोड होता है पहला लिम्फ नोड, ड्रेनिंग लिम्फ नोड किसी रीजन का। यस सर, सेनिटल लिम्फ नोड होता है पहला ड्रेनिंग लिम्फ नोड। तो इसमें आपने कहा था कि ब्रेस्ट कैंसर में काम आता है कि जब हम इसमें डाई डालते हैं तो हम देखते हैं जो सबसे पहला लिम्फ नोड है जो सेनिटल लिम्फ नोड है उसमें सबसे ज़्यादा डाई पाई जाती है, उसमें पता लग जाता है कि जो कैंसर है लिम्फ नोड है। नहीं, ये सेंट्रल लिम्फ नोड, ये सेंट्रल लिम्फ नोड है। और फिर हम उसकी बायोप्सी करते हैं कि उसमें कैंसर है या नहीं है। अगर उसमें नहीं होता है मतलब किसी लिम्फ नोड। अच्छा, इससे हमें यह पता इजी हो जाता है कि हमें सारों के बजाय एक को चेक कर लेते हैं जिसका सोर्स बन रहा होता है। और ट्यूमर स्टेजिंग और अच्छा ट्यूमर के वाले से आपने क्या बताया था इसमें? सेनिटल ट्यूमर के बताया था ना कि अच्छा, कैंसर में। और सर इसमें कुछ भी नहीं है सर, बस यही है? ठीक है सर, थैंक यू सर, ये हो गया।